प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारत का संविधान क्यों, क्या और कैसे, इस श्रृंखला की पिछली कड़ियों में हमने संविधान के इतिहास के बारे में बात की और देखा कि ये संविधान किस प्रकार हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के द्वारा बनाया। हमने ये भी देखा कि इस संविधान के मूल आदर्श, इसकी मूल प्रेरणाएं, इसकी मूल आस्थाएं क्या हैं और किस प्रकार वो संविधान की उद्देशिका में निरूपित हुई हैं। हमने देखा कि हमारे संविधान के अंतर्गत नागरिकों के क्या मूलभूत अधिकार हैं और उनके क्या मूलभूत कर्तव्य हैं और किस प्रकार उनका ये दायित्व बनता है कि वो देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं। लेकिन कहते हैं कि प्रायः किसी भी संविधान का सबसे प्रमुख काम होता है राज्य के अंगों का गठन करना। ये अंग क्या हैं? कार्यपालिका या सरकार, दूसरा विधान पालिका या हमारे यहाँ संसद, और तीसरा न्यायपालिका, देश की अदालतें। ये संविधान का काम है कि वो इन तीनों अंगों की स्थापना करे और उसके गठन के नियमों को, गठन के कानून को, गठन की विधि को संविधान में निरूपित करे। ये भी संविधान का काम है कि इन तीनों अंगों के आपसी संबंधों के अलावा उनके जनता के प्रति क्या दायित्व हैं और जनता के साथ उनके क्या संबंध हैं, उनका भी चित्रण करे। जिस राजनीतिक व्यवस्था को हमने अपनाया वो संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल संसद का एक अंग मात्र है। संसद के सदस्य ही मंत्रिमंडल बनाते हैं और मंत्रिमंडल बनने के बाद भी संसद का अंग बना रहता है और सदैव लोकसभा के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी रहता है। हमने अपने देश के लिए संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। भारत के सभी वयस्क नागरिक पंचायतों, नगरपालिकाओं, राज्य विधानसभाओं तथा लोकसभा के लिए सीधे मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। राज्यों की विधानसभाएं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती हैं और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों में से बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की अर्थात सरकार की नियुक्ति करते हैं। ये सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तथा मंत्रिपरिषद सभी संसद के अंदर ही आ जाते हैं। संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति का पद तथा शक्तियां। भारत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख यानी हमारे देश की सरकार का मुखिया राष्ट्रपति है। हमारे संविधान की योजना में राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा का है। वो राज्य का अध्यक्ष होता है। भारत सरकार की समूची कार्रवाई उसके नाम से की जाती है। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान उसमें निहित होती है और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। सभी मंत्री अपने पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। वो दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है, उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा हर आम चुनाव के बाद वो दोनों सदनों के समवेत सदस्यों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अन्यथा भी संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। उनमें से प्रत्येक को अथवा दोनों को संबोधित कर सकता है। अनिवार्य है
कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित सभी विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए, तभी वे कानून बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है और इन अध्यादेशों का वही जोर तथा प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित विधियों का होता है। यदि किसी विधेयक के बारे में दोनों सदनों के बीच अंतिम रूप से असहमति हो जाए, तो वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। वो लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक 2 सदस्यों को नामजद कर सकता है, यदि उसकी राय हो कि उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं हुआ है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नाम निर्देशन भी करता है। वो ऐसे व्यक्तियों में से होने चाहिए जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यपालों आदि राज्य के अन्य सभी उच्च कृत्यकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, to the Constitution of India as by law established. राष्ट्रपति उन सभी मामलों में जिनमें दंड सेना न्यायालय ने दिया हो, दंड संघीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए हो अथवा दंड मृत्युदंड हो, किसी व्यक्ति के दंड को माफ या कम कर सकता है या रोक सकता है। राष्ट्रपति समूचे भारत में या उसके किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसी गंभीर स्थिति विद्यमान है जिससे युद्ध या बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का समाज, हमारे देश का भूगोल देखते हुए यदि इस देश को कोई इकट्ठा रख सकता है, तो वो राष्ट्रपति जी के हाथ में ये जो सत्ता है वही रख सकती है। जिस प्रकार से हमारे देश में तनाव और खिंचाव की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, क्षेत्रीय दल हों या क्षेत्रीय मुद्दे हों, उनको लेके जिस तरह से क्षेत्रीय भावना पैदा होती है, जाति प्रथा की भावना पैदा होती है, सांप्रदायिकता की भावना पैदा होती है, उसको देश की एकता और अखंडता में बनाए रखना, उसके लिए ये 356 और राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो सर्वोपरि है। इसका आमतौर से दुरुपयोग ही होता है। मैं ये समझता हूँ कि धारा 356 जो है संविधान की, इसका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए या इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले हालात पे आपने देखा है। उत्तर प्रदेश के लिए ले लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में कितनी बार 356 का इस्तेमाल हुआ है, और जितनी बार इस्तेमाल हुआ उतनी बार ही उसका मिसयूज़ हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि जो धारा 356 है, ये राजनीति के अंदर उस समय के शासकों का दावपेच का एक बहुत बड़ा तरीका है, जिसको वो अपने इस्तेमाल के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि जो अच्छी और ऐसी सरकारें, जो लोकप्रिय सरकार, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो चल रही होती है, उनको भी धारा 356 के अधीन लाके उनको निरस्त कर दिया जाता है, और ये एक जनता के साथ खिलवाड़ होता है। जब 356 के बारे में सोचा गया था, तो इसलिए सोचा गया था कि कहीं ऐसे हालात प्रदेश में पैदा हो जाएं जो देश के हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास एक ऐसी धारा होनी चाहिए कि वो उस हालात में एक कदम उठा सके। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, आज भी बहुत ज़रूरत है। आप सोचिए, पंजाब में जैसे हालात पैदा हुए थे, कश्मीर में जैसे हालात पैदा हो गए थे,
अगर राज्य सरकारें नहीं संभाल पाएं तो राष्ट्रपति को ये तो हक होना चाहिए कि देश के हित में कोई कदम उठा सके, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। That's not a potent instrument in the hands of the president, but in the government. And therefore, we believe that if the president advises the government that you should not do this, he can use his moral influence. And if depending on the stature of the president, such moral influence is helpful. Therefore, the president's advice and counsel is taken by the cabinet. It is no harm for the cabinet. It may sometimes be useful. But what we had objected throughout about the existence of 356 is in our country it has been used for political purposes, very, very narrow political ends. जितने क्रिटिसिज्म आर्टिकल 356 के अगेंस्ट पे हो रहा था, अभी बिहार में जो इशू निकला उसमें तो ज़रूरत का फीलिंग आ गया कि वो चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता है, उसके पीछे काफ़ी मेजॉरिटी हैं, तो गवर्नर इज़ हेल्पलेस, क्या किया जाएगा उसी सिचुएशन में। तो आर्टिकल 356 वाज बीइंग डिस्कस्ड टू बी ब्रॉट इन, वही है। इट शुड बी एक्सरसाइज प्रॉपरली, जुडिशियसली, केयरफुली एंड नॉट डॉगमेटिकली एंड नॉट फॉर पॉलिटिक्स, वो होना चाहिए। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। संक्षेप में, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियां हैं जिनका प्रयोग वो सीधे स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। उसके पास उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा राज्य के अन्य उच्च कृत्यकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां हैं। उसके पास सैन्य शक्तियां हैं, वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वो युद्ध तथा शांति की घोषणा कर सकता है। उसके पास क्षमा, प्रविलंबन आदि प्रदान करने की शक्ति होती है। उसके पास राजनयिक शक्तियां होती हैं। वो राजदूतों की नियुक्ति भी कर सकता है और विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के पद के प्रमाण पत्र भी स्वीकार करता है। उसके पास विधायी शक्तियां होती हैं, यथा वो दोनों सदनों की बैठकें बुला सकता है और उनका सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, विधेयकों आदि को अनुमति दे सकता है और कानूनी शक्ति वाले अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके पास आपात घोषणा की शक्ति होती है। शानदार शक्तियों के इस पूरे ठाठ बाट के बावजूद हमारा राष्ट्रपति एक संवैधानिक राज्याध्यक्ष है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार ही करेगा और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रयोग पर भी विधि का अंकुश होगा। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के अधिकारों का मतलब है केंद्र सरकार के अधिकार, गृह मंत्रालय और मंत्रिमंडल या कैबिनेट, इसके अधिकार। और अब इसका अर्थ अगर हम लोग ये लगावें कि हमारा राष्ट्रपति केवल दिखावे के लिए ही तो अपने अधिकार रखते हैं करके माना जा सकता है, वो बात बिल्कुल ही सही है। रबर स्टैम्प करके कहना भी तो गलत नहीं है, क्योंकि जो सरकार फैसला करेगी उस पर हस्ताक्षर करना या उस पर मोहर लगाना राष्ट्रपति का, यही उनका असली काम है। नहीं, संविधान में राष्ट्रपति का काम अलग है और पार्लियामेंट का काम अलग है। मंत्री परिषद की जिम्मेदारी या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी अलग है। राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, इस पर मेरा विश्वास नहीं। जब स्टेबल गवर्नमेंट है, मजबूत संसद है, तब ये पूरी जिम्मेदारी संविधान ने संसद पर और शासन पर, गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके ऊपर दी है। जब पार्लियामेंट मजबूत नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और देश के सामने एक गंभीर परिस्थिति पैदा हो सकती है, तो इस परिस्थिति से सामना करने के लिए पूरे अधिकार राष्ट्रपति को दिए हैं। और इसलिए जो अधिकार राष्ट्रपति के आज है, ये मुझे लगता है कि पूरे President is indirectly elected by the members of parliament and the members of legislature as an indirect election. But you can't have two parallel sources of authority, parallel centers of authority, like the cabinet headed by the prime minister and the president. President has been given very important power at the time of selection of the prime minister, and at the, so far as the northeastern states are concerned, some powers have been given.
You see, some discretion has also been given to him, like giving the sanction if the Prime Minister is to be prosecuted and all that. Now, and also in many areas about, say, nomination and all that. But I think President will represent the nation as a whole in the International Committee of Nations. He will bring that healing touch to the country, and he will give good counsel to the government, to the cabinet, if he finds that they are not keeping to the rules of the game or not looking after the needs of the people. Therefore, it's proper that by and large a ceremonial headship is provided for a president, and I think it has worked very well. राष्ट्रपति संविधान तथा विधि के परिरक्षण तथा रक्षण की शपथ लेता है। मैं कोचेर रामन नारायणन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा। मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों का निर्वहन करते समय केवल मंत्री परिषद की सहायता अथवा सलाह से ही काम करेगा। हमने मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली जिस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है। मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति समान रूप से बंधा हुआ है, चाहे स्थिति आपात स्थिति हो या सामान्य स्थिति। राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी कर सकता है जब लिखित रूप में उसे संदेश प्राप्त हो जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसे ऐसा करने की सलाह देने का निर्णय कर लिया है। भले ही संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो मंत्री परिषद की सलाह से काम करे, फिर भी ऐसे कुछ धुंधले क्षेत्र हैं जहां अब भी राष्ट्रपति को अपने विवेक तथा बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। वे हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि किसी भी एक पार्टी को लोकसभा सदस्यों के बहुमत का स्पष्ट समर्थन प्राप्त न हो। जाहिर है कि राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री की सलाह पर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता जो चुनाव में हार गया हो या जिसने लोकसभा का समर्थन गंवा दिया हो। पदधारी की अचानक मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति यथा इंदिरा गांधी की हत्या से उत्पन्न स्थिति में, जहां सत्तारूढ़ विधानमंडल पार्टी नेता का चुनाव करने के लिए तत्काल बैठक न कर सकती हो, जहां मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच कोई निश्चित वरिष्ठता क्रम न हो और जहां मंत्रिमंडल से बाहर के किसी नाम का सुझाव दिया गया हो। ऐसी मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन, जिसने लोकसभा में बहुमत का समर्थन गंवा दिया हो या जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो, उस स्थिति में मंत्रियों की बर्खास्तगी जब मंत्री परिषद ने लोकसभा का विश्वास गंवा दिया हो पर वो इस्तीफा देने के लिए तैयार न हो। हमारा राष्ट्रपति एक निर्वाचक गण द्वारा चुना जाता है। निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति पद के लिए अब तक 11 निर्वाचन हो चुके हैं। डॉक्टर संजीव रेड्डी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें 1977 में निर्विरोध चुना गया। सर्वाधिक रोमांचकारी चुनाव श्री वीवी गिरी का था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुना गया। Under Sub-Rule 1, Rule 8 of the President of India election rules, I hereby declare the Honorable Dr. Rajendra Prasad to be duly elected to the office of राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च स्थान उपराष्ट्रपति को दिया गया है, अतः उसका पद उच्च गरिमा एवं प्रतिष्ठा वाला है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाए, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन न कर सके तो उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा। हमारे 2 राष्ट्रपतियों डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था और तब उपराष्ट्रपति श्री वीवी गिरी तथा उपराष्ट्रपति श्री बीडी जत्ती ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ऐसे अवसरों से ये सिद्ध हो जाता है कि उपराष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्षों की होती है और पद के लिए निर्वाचन को पदावधि की समाप्ति से पूर्व पूरा करना होता है। उसे उसके पद से ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो। इधर जो गतिविधियां सामने आई हैं उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का विशेष महत्व है। कोई भी विषम परिस्थिति आने पर उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, किंतु साधारणतया हमारे राष्ट्रपति संवैधानिक राज्याध्यक्ष हैं और मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं और मंत्रिमंडल विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी है, विशेषतः लोकसभा के प्रति। किंतु विधान पालिका के बारे में, उसके कृत्यों के बारे में और मंत्रिमंडल के बारे में हम बातें करेंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी में। जय हिंद।